अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आसिया बीबी के बैरून मुल्क जाने से मुतल्लिक खबरें और मुतज़ाद इतलात ने पाकिस्तान में थरथल्ली मचा दी। मुमकिना मुजाहिरों के पेश नज़र कुछ स्कूलों ने बच्चों को छुट्टी दे दी। इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मुकाम पर इजाफी पुलिस भी तैनात की गई। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की जीनत बनने वाली ये खबर आसिया बीबी मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से दी गई। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इनकी मालूमात के मुताबिक आसिया बीबी मुल्क से बाहर जा चुकी हैं। खबर में बीबीसी ने वजारत दाखिला के ज़राए का जिक्र भी किया था। बीबीसी ने लिखा कि आसिया को नूर खान एयर बेस जो इस्लामाबाद में है से बाहर भेजा गया था और इनके साथ हॉलैंड के सफीर भी मौजूद थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिया बीबी इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में ही मौजूद है। नाजरीन, मीडिया फेक खबर, उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया फेक खबर बगैर तस्दीक किए ना चलाए और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से भी आसिया बीबी के बैरून मुल्क जाने की खबरों की तरदीद की गई, जिसके बाद बीबीसी ने भी अपनी जो खबर थी उसको अपडेट कर लिया और हुकूमती तरदीद थी उसको भी शामिल कर लिया। इससे पहले मंगल को वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि जब तक आसिया बीबी को किसी जुर्म में मुजरिम करार ना दिया जाए या इस बारे में कोई अदालती हुक्म ना हो, उस वक्त तक इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में किसी सूरत नहीं डाला जा सकता। आसिया बीबी की रिहाई पर मुतज़ाद खबरों पर तहरीक लबैक के बानी अफजल कादरी ने आज एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया है। हम आपको दिखा तो नहीं सकते मगर आपको पढ़ देते हैं। उन्होंने कहा है कि आज रात को हमारे शूरा का इजलास हो रहा है, हमारा 7 लोगों का इजलास रात गए तक जारी रहा, जिसमें रिहाइयों के बारे में भी फैसला हुआ कि हमारे गिरफ्तार लोग जो हैं उनको रिहा किया जाए और उसमें यकीन दहानी कराई गई है कि आसिया को बैरून मुल्क नहीं भेजा जा रहा और हिसास इदारों ने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो कानून नाफिज करवाने वाले इदारों की तहवील में है। तो नाज़रीन, हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जैसे कि आपने सुना कि अफजल कादरी साहब ने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हमने रात गए तक जारी रहा उनका जो इजलास था, जिसमें रिहाइयों के बारे में भी फैसला हुआ कि हमारे गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। तो जो 5000 लोग आपने गिरफ्तार किए हैं इस एहतजाज से जो जुड़े हुए थे, उसमें ये फैसला हो गया है कि आप इनको रिहा करेंगे जिस तरह के ये अफजल कादरी साहब फरमा रहे हैं? नहीं, हमारा जो रिव्यू कमेटी बनी है वो उसका जो प्रिंसिपल ये हुआ है कि जो तो लोग पुरअमन थे प्रोटेस्ट में और जिन्होंने पुरतशद्दुद उनमें हिस्सा नहीं लिया है तो उनको तो रिहा किया जा सकता है, लेकिन जो लोग अमलाक के में जलाने में गिराव झलाव में, फिर आपने देखा कि खवातीन के साथ जो बेइज्जती की गई, उनको गाड़ियों से उतारा गया, फिर यहाँ पर तो एक छोटे बच्चे के तो केले तक लूट लिए गए। तो इस तरह के जो अखलाकी जवाल का शिकार लोग हैं, जाहिर है उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और वो उनकी राही जो है वो नहीं होगी, लेकिन जो लोग इस सारे मामले से अलहदा रहे और खालिस्तान सिर्फ प्रोटेस्ट किया पुरअमन, उनको जो है वो सोचा जा सकता है। फवाद साहब, आप एक वकील हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड में एक शिक ये भी है कि इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, जो भी एक तरीके से नफरत अंगेज़ तकारीर करेगा और लोगों को उकसाएगा तो उसके खिलाफ भी कानून हरकत में आ सकता है। उन लोगों के लिए क्या हुकूमत करेगी जिन्होंने ऐसे लोगों को जो है उकसाया तोड़ फोड़ करने के लिए? जो इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड है वो जुर्म है और वो कई मामलात पे तो एंटी टेररिज्म एक्ट में जो है वो फॉल करता है, तो उसको जो कानून के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ ज़ाहिर कार्रवाई होगी और जहाँ जहाँ पर FIR हुई हैं वहाँ पे कार्रवाई जो है वो हो रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो हुकूमत की पॉलिसी है उसको तंकीद का निशाना बनाया है, ख़ास तौर पे जो आपके हिरासत में लेने की इस वक्त पॉलिसी है उसके ऊपर भी बहुत तंकीद की है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उन्होंने क्या कहा है। तो परसों किया है एनआरओ, तो जब मौलवी साहबान ने जो जुबान इस्तेमाल की है
और जो आपके पास फेस क्लिप्स पे हैं, आपके पास नेट पे हैं, उनके साथ अब एनआरओ ही तो है कि गरीबों को पकड़ेंगे जिनको जो कि टीवी में नजर आएंगे 1000-1200 आदमी, और जिनने जो बातें की, जिनने वो इल्जाम लगाए, उनके साथ तो एनआरओ हो गया ना। वसान साहब का साफ कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी। ठंडा कर रहे हैं हालात को, गर्म किया जाता है, कभी ठंडा किया जाता है, तो ठंडे को ठंडा कर रहे हैं। और तो फवाद साहब, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि एनआरओ अगर हुआ है तो वो मौलवियों के साथ हुआ है और गरीब लोगों को ही जेलों के अंदर भरा जा रहा है। कल शहरी रहमान साहिबा ने भी सेनेट के अंदर कहा कि बड़ी मछली आपसे पकड़ी नहीं जाती, इसलिए छोटी मछली आप पकड़े। देखिए, शहरी रहमान हो, जरदारी साहब हो, ये खेल में शामिल नहीं है। ये तो 12th प्लेयर है, और जब 12th प्लेयर हो, स्टेडियम से बाहर हो, स्टेक्स ना हो, तो फिर तबसरे करना जो है वो आसान होता है। सो वो तबसरे कर रहे हैं, वो हमें पता है। हम इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोगों ने पहले डिफ्यूज़ किया है बगैर एक पत्ता तोड़े, ये जो सारे हालात हैं ये हमने डिफ्यूज़ किए, वायलेंस के बगैर हमने जो है वो अपना मकसद हासिल किए। इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। फवाद साहब, FIR तो दर्ज हुई है खादिम रिजवी साहब के खिलाफ और अफजल कादरी साहब के खिलाफ भी, मगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कानून हरकत में नहीं आएगा। FIR दर्ज उधर की उधर ही रहेगी और कानून जो है उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कानूनी तौर पे नहीं करेंगे। बस खुदा के हाँ देर है, अंधेर नहीं, देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा फवाद साहब, एक और बात, चूँकि आपने कहा कि वो तो एक फ़रीक नहीं है और यकीनन वो अपोजिशन में है, फ़रीक नहीं है, मगर ये भी जो हैं अफजल कादरी साहब, उन्होंने कहा कि हमें ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि आसिया को बैरून मुल्क नहीं भेजा जा रहा, और हिसास इदारों ने भी हमें यकीन दिलाया कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है। तो इसकी आप कोई वजाहत कर दें इस बयान की। नहीं, यकीन दिलाना या ना दिलाने की तो बात ही नहीं है। जो पॉइंट्स हैं एग्रीमेंट के वो पब्लिक हैं, वो सबके सामने हैं। उनमें जो जो लिखा हुआ है वो आइन और कानून के दायरे में है, और उसका हुकूमत का बाहर भेजने ना भेजने से ताल्लुक नहीं है। रिव्यू पिटीशन मुतल्लिका फरीक ने जो है वो दायर की है, वो फरीक जो है वो उसके मुताबिक उन्होंने अदालत से रजू किया है। ये तो अदालत का और जो मुतल्लिका फरीक है उसके दरमियान जो है वो एक मामला है। अच्छा, तो फिर ये अदालत के ऊपर है कि वो आसिया बीबी को ECL के ऊपर डाले या ना डाले। जी जाहिर है, ये तो एक अदालती और कानूनी मामला है। अच्छा, और फिलहाल इस तरह का कोई हुक्म नहीं है, मगर ये बताइए कि जहाँ तक हिसास इदारे इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भी एक अच्छा मुस्बत रोल प्ले किया है इस मामले को ठंडा करने के लिए। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उसके तमाम इदारे उसके साथ उसकी हिकमत अमली के ऊपर चलते हैं, और जो हुकूमत ने पॉलिसी दी है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हुआ। फवाद साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, दानियाल अजीज़ साहब हो गए, निहाल हाशमी साहब हो गए, उनके ऊपर तो मुकदमे बनते हैं, तौहीन अदालत के मुकदमे भी बनते हैं, बहुत से लोगों के ऊपर बगावत के मुकदमे भी बनते हैं और उनको हिरासत में भी लिया जाता है। तो फिर क्या वजह है कि जो जो अफजल कादरी साहब हैं और खादिम रिजवी साहब हैं, वो चौक में खड़े होकर सबको ललकार जाते हैं, आर्मी चीफ को ललकार जाते हैं, वज़ीर आज़म को ललकार जाते हैं, मगर उनके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता। तो फिर बात तो वही आ गई कि जो मछली जाल में आ जाए उसी के लिए फिर कानून है। देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल रियलिटीज होती है। पॉलिटिकल रियलिटीज को आप इग्नोर करके एक वैक्यूम में पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। पॉलिटिकल रियलिटी पर्सनल 109 में जुल्फकार अली भुट्टो जो है उसको फांसी लगाई गई है, लेकिन पाकिस्तान में और तो किसी को 109 में फांसी नहीं मगर फिर आप यही कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड दैट इज द रियलिटी। ये कह ही नहीं रहा मैं ये कह रहा हूँ कि वैक्यूम में फैसले नहीं होते। पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस को आपने अपनी हिकमत अमली से उसके मुताबिक उसके ऊपर रिएक्ट करना होता है। जो कानून है वो जहाँ जहाँ पे लगा है वहाँ के ऊपर जो है उस पर अमल दरामद हुआ है, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी इसका मैं आपको जवाब पहले दे चुका हूँ कि इंशाल्लाह खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अच्छा फवाद साहब, दूसरी तरफ FIA और PTA ने सोशल मीडिया पर नामुनासिब मवाद फैलने के खिलाफ एक कार्रवाई करने का एक हुक्म भी दिया है।
बहुत सारे सहाफ़ियों का इससे कंसर्न है। वो ये समझते हैं कि इसकी आड़ में आप आज़ादी राय को भी, उसका भी गला घोंट देंगे। तो क्या इकदाम उठा रही है पीटीए इस हवाले से और एफआईए? नहीं, कंसर्न तो यहाँ पे खैर है ही नहीं। यहाँ पे तो कोई रेगुलेशन या कोई उसका तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। आज आप देखें किस तरह से जो कुछ अखबारात हैं उन्होंने हेडलाइंस लगा दी कि आसिया जो है वो बाहर चली गई हैं, और ये जानते बूझते कि इस तरह की हेडलाइन से लोगों की जानों को, अमलाक को खतरा हो सकता है, और उन्होंने वेरीफाई करने की भी जहमत नहीं की है। तो यहाँ पे तो एक शुतरे बेमहार है हर मामला इस वक्त, और यकीनी तौर के ऊपर उसके ऊपर जितना सहाफ़ियों का या किसी का कंसर्न है कि हर तरह की खबर जो है वो जानी चाहिए, उसी तरह से है हुकूमत का कंसर्न है कि सच्ची खबर जानी चाहिए। सो फेक न्यूज़ के खिलाफ एक बड़ा जो मामला है वो यकीनी तौर के ऊपर होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा भी। मगर फवाद साहब, सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि फेक न्यूज़ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी का एक रवाज ही नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक तरफ हुकूमत जो है वो मुआहदे करती है लबैक पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी तरफ हम उनके जो बयानात हैं वो नहीं दिखा सकते। तो फिर हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके अंदर भी तो तेजाद है ना? नहीं, कोई तजाद नहीं है। हमारी पॉलिसी जो है, ये फैसले जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने करने होते हैं, हुकूमत ने करने होते हैं। रियासत की गिवन पॉलिसीज हैं, उसके मुताबिक चलना होता है। शुतरे बेमहार तो चीज़ें नहीं हुआ करती, और शुतरे बेमहार तो नहीं होंगी। जब फवाद साहब एक और चीज़ की वजाहत कर दें, जहाँ तक सऊदी अरब का सवाल है और चाइना का सवाल है, वो तो अभी जब पैकेज आएगा तो हम देखेंगे। मगर जहाँ तक सऊदी अरब का सवाल है, तो आपने आज टीवी को एक इंटरव्यू दिया था माजी के अंदर, और आपने कहा था कि जिस किस्म की शराइत सऊदी अरेबिया हमें दे रहा है, हम उसके ऊपर शायद हम एक्सेप्ट ना कर पाएँ पैकेज। और ये जो 6 बिलियन पैकेज है, उससे पहले आपने ये बयान दिया था। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ, और उसके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर का रद्द अमल है आज जो उन्होंने दिया है वो भी दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, यूएई से नहीं मिले? नहीं, जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। फ्रैंकली आपको भी पता है किस तरह के हालात हैं, उनकी थी जिस तरह की कंडीशनैलिटीज आती हैं। कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस। फवाद चौधरी साहब ने कहा हमारे शो पे, उन्होंने कहा कि जी कुछ कंडीशंस ऐसे थे जो हम नहीं मान सकते थे। अल्लाह जानता है चौधरी साहब को किसने ये बताया था। कोई फ्री लंच नहीं होता। ये खबर किधर से आई थी चौधरी साहब के पास, मेरी नहीं समझ। फवाद साहब, आपका रद्द अमल? नहीं, मैंने बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था। मैंने ये कहा था कि जो फ्री लंचेस नहीं होते, और अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पढ़े तो आपको पता चल जाएगा उस वक्त क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। जाहिर है जो सिचुएशंस होती हैं, सियासत जो है उसमें रोज अपनी हकीकतें बदलती हैं, और वो हकीकतें बदल गई हैं, वो हकीकतें बदल गई हैं। अच्छा फवाद साहब, आखिरी सवाल आपसे। $6 बिलियन का पैकेज जो सऊदी अरेबिया से लोन के तहत मिला है, हमने देखा कि उसके नतीजे के अंदर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने हमें बताया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो सालसी का रोल अदा करें यमन के क्राइसिस के अंदर। मुझे ये बताइए कि पहले भी नवाज़ शरीफ साहब को कहा गया कि आप सालसी का रोल अदा करें, मगर सऊदी अरब नहीं माना। अब आपको क्या क्लियर इंडिकेशंस आई हैं सऊदी अरेबिया से कि पाकिस्तान को सालसी का रोल अदा करना चाहिए, और उसके खदोखाल जो हैं वो आपको बताए गए हैं? जी, सऊदी अरब से क्लियर इंडिकेशंस आई हैं। उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात जो है वो अपने जो तकरीर है उसमें की है। और उसके खदोखाल क्या होंगे, उसका पैमाना क्या होगा, किस तरीके से पाकिस्तान सालसी का रोल अदा करेगा यमन के अंदर, कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, अभी उसकी डिटेल्स तय होनी है। जो इन डिटेल्स तय होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इंटरव्यू देने का। नाजरीन, अब हम लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद हम इंटरव्यू करेंगे फारूक सत्तार साहब का। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो कई दिहाइयों से MQM का चेहरा रही है। अल्ताफ हुसैन के MQM से अलग होने के बाद उन्होंने इस बहरान को संभालने की कोशिश की, लेकिन MQM में धड़ों की तकसीम के बाद पार्टी में इनकी अहमियत कम हो गई है। और पहले वो NA 245 और NA 247 से इलेक्शन हारे, और बाद में आमिर खान और दूसरे रहनुमाओं ने इनकी जमात के मामलात में इनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, और आखिरकार उन्हें
उन्हें राब्ता कमेटी से इस्तीफा भी देना पड़ा। आप समझ ही गए होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अब अपने नए सियासी सफर शुरू करने का एक इरादा जो है वो भी जाहिर कर दिया है और MQM नजरियाती के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। लेकिन आज MQM के रहनुमा कंवर नवीद जमील ने कहा कि फारूक सत्तार के खिलाफ तंजीम एक्शन लेने जा रही है। इनके बयान तंजीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो आइंदा सालों में MQM का हिस्सा नहीं होंगे और इनके साथ चाहने वालों का MQM से चले जाना ही बेहतर है। फारूक सत्तार साहब, ये स्टेटमेंट जब आपने सुनी है, आपके पुराने कॉलीग हैं कंवर नवीद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आप MQM का हिस्सा नहीं होंगे? पहले तो मैं ये इस बात की वजाहत कर दूं कि मैं कोई नई जमात बनाने नहीं जा रहा। मेरा ये सफ़र नया हो सकता है कि MQM में कारकुनों को उनका जमहूरी हक दिलाया जाए, क्योंकि अब तो जमहूरियत की बात ये सब जो जिन लोगों का कब्ज़ा है पार्टी पर और जो पार्टी के वडेरे हैं या जो जिन्होंने अपने मफादात को सर्व किया है 3 दहाइयों से, आज अगर वो ये सारी बातें कर रहे हैं तो ये लोगों को फ़र्क नज़र आ जाएगा कि मैंने तो देखें हैदराबाद में ये बात की कि पार्टी में इत्तेसाब होना चाहिए, पार्टी की पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और नैब का इत्तेसाब कभी कामयाब नहीं होगा अगर सारी पार्टियों में अपना एक इत्तेसाब का निज़ाम नहीं है। मैंने ये अपने खुद को पेश किया कि मैं और आमिर खान भी आएँ, खुद को पेश करें, कंवर नवीद भी आएँ और कारकुनों की असेंबली और अदालत में आके बताएं कि 1986 में उनकी जायदाद, असासे क्या थे, बैंक अकाउंट क्या थे, मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी है, कारोबार है यहाँ या बाहर, तो वो क्या थे और आज क्या है, और ईमानदारी से पेश कर दें। मगर फारूक साहब ये बताइए कि आपने कहा कि आप एक नई जमात नहीं बनाने जा रहे, दूसरी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हम आपको शायद पार्टी से निकाल दें। एक तरीके से उन्होंने यही कह दिया और जो आपके चाहने वाले हैं उनको भी कह दिया कि जी बेहतर है कि MQM से आप चले जाना ही बेहतर है अगर आपने उनका साथ देना है। तो फिर इस पार्टी के अंदर रह के आप कैसे रिफॉर्म लाएंगे जब वो आपके साथ ताउन करने को तैयार नहीं है? पार्टी से निकालने का पहली बात उनके पास हक है ही नहीं। ये सारी कार्रवाई गैर आइनी है, गैर कानूनी है और जिसको किसी स्टेज पर अगर मुझे साबित करना होगा तो मैं ये भी करूंगा, लेकिन अगर 2/3 से सरबराह को हटाया जा सकता है, देखें ये फिर मैं इसका जो भी कोर्स होगा, अभी उन्हें तो वहां तक जाने दे जो वो ये कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो निकालने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं वो आइंदा सालों में MQM का हिस्सा नहीं होंगे। फारूक सत्तार साहब देखिए इसका मतलब कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आइंदा सालों में, इसका मतलब ये कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि कब वो निकालने जा रहे हैं, उनका कब प्लान है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो कारकुनों से आजकल राय ले रहे हैं और उसमें अगर 150-200 कारकुन मौजूद होते हैं किसी इजलास में तो 10-20 हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी इस इशू पर उनके साथ नहीं है जो बज़ाहिर अभी उनके साथ नज़र आ रहे हैं। अभी तो मैंने कारकुनों को ये कॉल ही नहीं दी है कि वो जिस तरह 5 फरवरी को मेरे साथ खड़े हो गए थे, कराची में 65% से ज़्यादा कारकुनान मेरे साथ खड़े थे, हैदराबाद और उससे पूरा अपर सिंध और अंदरून सिंध और पूरे पाकिस्तान में 80% MQM मेरे साथ खड़ी थी। लेकिन मैं यकजहती के लिए गया, लेकिन अगर वहाँ पर चंद लोगों की आमरीत है तो फिर वो आमरीत भी अगर गलत फैसले कर रही है, कारकुनों का एतमाद उन पर ख़त्म हो गया, तो कारकुनों का जमहूरी हक और उनकी आवाज़ उठाने की पादाश में मुझे या और कारकुनों को अगर निकालने की तैयारी हो रही है तो एक आमराना अमल है, ये कोई जमहूरी अमल नहीं है। इसके खिलाफ आपका कोई प्लान ऑफ एक्शन तो होगा कि अगर उन्होंने ये फैसला ले लिया है तो क्या आप कानूनी तौर पे इसको चैलेंज करेंगे या एक अलग धड़ा बन जाएगा MQM का, क्या होगा? देखिए अभी तो उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है मुझे और शायद कुछ और लोगों का भी मैंने सुना है, लेकिन मुझे मौसूल नहीं हुआ अब तक उनका ये शो कॉज नोटिस। जब होगा मैं भी अपने कुछ कानूनी मुशीरों से मशवरा करूंगा और बहुत सारे रास्ते हैं। सारी बातें कि जब कारकुनों की बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन होगी और वो इस तरह के इक़दाम पर सिर्फ अपनी चोरी, अपनी डकैती को, अपनी लूट मार को छुपाने के लिए ये अमल करेंगे
तो फिर वो एमक्यूएम को तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कारकुनों की फारूक बड़ी साहब, एहतसाब का एक जो तलवार है वो आजकल चल रही है मुल्क भर में, हमने देखा है नैब के जरिए। तो ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम भी जल्द इसकी जद में आएगी, और जो आपकी टॉप लीडरशिप है जिनके और आपके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, और एफआईए की एक नोटिस भी आपको आया हुआ है, बाकी लोगों को, अरशद वोरा को, सुहेल मंसूर को, रेहान मंसूर को, राउफ सदीकी को, बहुत लोगों को आया हुआ है, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? मेरी जो सियासी तज्जिया है और एक तजुर्बा है मेरा, वो मुझे ये कहता है कि लग तो रहा है कि कुछ होने जा रहा है। अच्छा, लेकिन फिर प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, नैब की अपनी कैपेसिटी है, आपको क्यों लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है? भी आप सही कह रहे हैं, आपका सियासी तजुर्बा वाकई में है और आप एक ज़िदक सियासतदान हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ये होने जा रहा है? भाई मुझे इसलिए लग रहा है कि अगर आसिफ अली जरदारी इस वक्त अपने बयानात में जो सख्ती ला रहे हैं, और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब पीएमएल-एन के बाद ये नैब की तोपों का रुख उनकी तरफ हो रहा है, और पीएमएल-एन की हुकूमत के ज़माने में नैब को इतनी करेज थी कि उसने सारी इंक्वायरियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कर ली, और सारी फिर जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी एक जो है वो लाइन ले ली और ख़ुद वो इंक्वायरियाँ सारी कराईं, और उसी चाहते में फिर मुझे ये अंदाज़ा है, मेरी इत्तलात हैं कि नैब ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी की हैं, और ज़ाहिर उनके ख़िलाफ़ किए तो फिर एमक्यूएम पर भी इल्ज़ामात जो इधर उधर से लगते रहते हैं, तो एमक्यूएम के भी कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ या एमक्यूएम के ख़िलाफ़ भी की गई होंगी। और ज़ाहिर है कि जब एफआईए के नोटिस इशू हुए और मुझे भी बुलाया तो मैं गया, और मैंने तो वहाँ यही बात की है कि भाई मैं हर तरह की अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हूँ, और हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं की, हमने कोई पैसा कहीं नहीं भेजा। अच्छा, आज आपने फारूक भाई आपने हैदराबाद में भी एक बयान दिया, मैं चाहती हूँ कि जरा वो दिखाएं, फिर उससे जुड़ा एक सवाल आपसे करूंगी। 2 मई को चला गया, टंकी ग्राउंड में साथ खड़े होकर जलसा किया, और मेयर कराची वसीम अख्तर का हाथ खड़ा करके कहा कि 9 अरब का हिसाब अब तुम्हें नहीं देना, 9 अरब का हिसाब मैं दूंगा, लेकिन मुझे वो हिसाब देंगे तो मैं लोगों को हिसाब दूंगा। जी फारूक सत्तार साहब, देखिए जगह जगह जब ये सवाल होंगे, और मैं गो के अब सरबराह नहीं हूँ, और जब तक सरबराह था तो मैं 3 महीने तक इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा कि मुराद अली शाह ये कह रहे हैं कि 9 अरब रुपए वसीम अख्तर आपको मिले थे, तो कम से कम ये तो बता दें कि ये पैसे खर्च कहाँ हुए, ताकि हम भी लोगों को बताएं, और कोई एक ऐसा मंसूबा, हमारी तरजीहात क्या हैं। और मैंने शुरू से ही गाइडलाइन दी थी कि पानी सबसे पहली तरजीह, वाटर बोर्ड हमारे पास नहीं, लेकिन फिर भी हम पानी पे खर्च करेंगे। सफाई ये हमारी दूसरी बड़ी तरजीह है। सैनिटेशन, मगर आपको 30% हमारे पास मिले नहीं, आपको कभी वो अकाउंट्स मिले नहीं, उन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं मिला, नहीं कोई। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि तहकीकात हो सकती है वसीम अख्तर साहब के खिलाफ, और होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए वसीम अख्तर के खिलाफ? देखिए मैं सबसे पहले तो मेरा यह है कि हम पार्टी में तहकीकात करें, पार्टी में तो तहकीकात करें ना। अगर पार्टी में कोई पूछे तो सही कि 9 अरब में से क्या कोई 50 करोड़ का पानी का बड़ा मंसूबा है, कोई 25 करोड़ का निकासी आपका है, या कोई 100 करोड़ रुपए इसमें से हमने खर्च किए हैं कचरा उठाने पर, हमने कितना कचरा उठाया है, इसका हिसाब तहकीकात होनी चाहिए। मगर जो पार्टी ये कह रही है कि वो आइंदा सालों में फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम का हिस्सा ही नहीं होंगे, उधर आप उनको कैसे आमादा करेंगे कि पार्टी के अंदर तहकीकात करें? क्या आपके जैसे लाइक माइंडेड और लोग हैं पार्टी के अंदर, कोई बड़े नाम हैं जो समझते हैं कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इस तरह होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए? देखिए मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कुछ मसलहतें हो सकती है मेरे कुछ बड़े लोगों की, कुछ के मफादात हो सकते हैं, कोई डर खौफ भी हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ बड़े नाम जो राब्ता कमेटी में हैं और वो क्लीन भी हैं। अच्छा। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर कोई एक शख्स कुछ बोलता है, मेरे पास इत्तलात हैं, तो उसके भाई के खिलाफ कहीं से एफआईआर कट जाती है अचानक,
और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। इसी तरीके से ये सारी बातें, तो फिर आप तो ये कह रहे हैं कि MQM की राब्ता कमेटी के पास इतना असर रसूख है कि वो किसी के खिलाफ झूठी FIR भी कटवा सकते हैं उनको डराने के लिए, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। देखिए राब्ता कमेटी के पास नहीं, चंद ताकतवर लोगों के पास तो इस तरह के कनेक्शंस हो सकते हैं, इस तरह के इख्तियारात हो सकते हैं, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। और जैसा कि नज़र आता है कि भाई एक आदमी ने ज़रा सी ज़बान खोली तो थोड़े दिनों के बाद क्या हो गया। अब मैं ये समझता हूँ कैसे होगा, आप कह रहे हैं ना कि एहतिसाब का मामला पार्टी के अंदर होना चाहिए, अगर कोई जुबान खोल रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, तो फिर एहतिसाब कैसे होगा पार्टी में? फिर तो ऐसा लग रहा है कि बाहर से एहतिसाब होगा, जिस तरह के आप सूंघ रहे हैं कि एहतिसाब के जो एक लहर है वो MQM को भी ले शायद डूबे। देखिए बाहर से होने वाले एहतिसाब के अमल के नतीजे में अगर उसमें सबूत और शवाहिद के साथ काम नहीं होता तो फिर हमदर्दियां मिल जाती हैं, विक्टिम बन जाती है पार्टी और जिसके खिलाफ होती है। तो ये भी हम देखें पाकिस्तान में ऐसा अक्सर होता है। अच्छा, अब पार्टी के अंदर पे मैं इसलिए ज़्यादा इसरार करता हूँ कि पार्टी को मुझे तबाही बर्बादी से बचाना है, इसको रिवाइव करना है। जो ये हारी और हराई गई पार्टी, हराया भी गया और हम हारे भी कहीं पर, तो ये दोनों बातों को लेकर हमें पॉन्डर करना है कि कहाँ हमारी कोताही है, गफलत है, हमारी नाअहली है, हमारी। आपको हराया? देखें इसके लिए जो कमीशन बना है मैं उसके सामने बहुत सारी बातें ले जाऊंगा। जो कुल जमाती कमेटी बनी है, पार्टी मुझे बुलाए, मैंने उनसे कहा हुआ है। इसी तरह मैं ट्रिब्यूनल में गया, आमिर लियाकत के खिलाफ 20,000 बैलेट पेपर मिसिंग है और वही आमिर लियाकत तो मेरे दरमियान जो वोट का फर्क है, तो मेरी लीड निकाल के उससे दे दी गई। बैलेट पेपर और मेरी लीड वाले होंगे, क्या ये इंडिविजुअल कैंडिडेट्स थे या आपका इशारा कहीं और है? किसने इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया? देखिए मैं तो कटहरे में खड़ा करूंगा और मेरा जो मैं मुखातिब हो रहा हूँ वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जिम्मेदारी है। उसके रिटर्निंग ऑफिसर को मैं बता चुका था कि काउंटिंग में कैमरे बंद कर दिए गए हैं और काउंटिंग एजेंट्स को सारी पार्टियों के बाहर निकाल दिया गया है। अब वहाँ सिक्योरिटी के ऑफिशियल जरूर थे जो दिन में भी मौजूद थे और रात को शाम को भी। ठीक, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। मगर फारूक साहब ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि MQM के अंदर धड़ेबंदियां हो गई हैं और बस अब एक इशारे की देर है और फिर MQM भी टूट फूट का शिकार, मज़ीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। आप भी मिले हैं आफाक अहमद के साथ 1 या 2 दिन पहले, तो क्या आप किस वजह से आफाक अहमद से मिले? क्या आप उनके साथ कोई मिल के कोई और MQM का धड़ा जो है वो आप कर सकते हैं? राब्ता हुआ है आपका, मेरा ख्याल है उनसे? नहीं, ये गलत, ये खबर बिल्कुल गलत है। लेकिन जो खबरें आई वो ये आई थी कि आमिर खान मिले थे आफाक अहमद से, ये खबरें आई थी। अब मेरे इल्म नहीं कि ये मुसद्दिका है या नहीं है, लेकिन मेरी तो मैं ख़ुद तरदीद कर रहा हूँ। मेरी कोई मुलाकात आफाक अहमद से नहीं हुई। हाँ, एक दावत हलीम पर एक मारूफ ताजिर के यहाँ एक सरसरी सी मुलाकात मेरी डॉक्टर सगीर अहमद से हुई थी। अच्छा। जिनका PSP से ताल्लुक़ है, और उन्होंने मेरे, जिस तरह मैंने पाकिस्तान क्वार्टर्स के लोगों को बेदखल किया जा रहा था जबकि वो एलिजिबल है, उन्हें ही वो घर दिए जाने चाहिए, ये हुकूमत कह चुकी है, साबका तमाम हुकूमत है, तो उन्होंने सराहा और अपने ताउन की पेशकश की। तो ये इतनी मुलाकात थी, उसको भी पूरा दिन मीडिया चलाता रहा और मैंने कल इतनी मेहनत की, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हैदराबाद में किया और वो मीडिया में बहुत कम चला। अब ये मीडिया की मर्जी है कि उनके लिए कौन सी खबर ज़्यादा अहम है। जो सरसरी मुलाकात थी वो ज़्यादा अहम हो गई थी, और जो मैंने इतनी मेहनत करके इतना मैं सीनियर साथियों को लेके गया, मेरे साथ मुख्तलिफ शोबों के लोग थे, चले हमने उसका जिक्र कर दिया है, कम से कम मेरे साथ हमने हैदराबाद में और आपको पूरा मौका मिला उसका जिक्र करने का। मगर ये बताइए, आपने जो इस्तीफा दिया था वो क्या आमिर खान की वजह से दिया था? मैंने एक शख्स का नाम लिया था कि भाई, और देखिए मैं इतना कह दूं कि ये 5 फरवरी से मुझे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं कोई ऐसे फैसले कर रहा हूं जो कि मशावरत से नहीं हो रहे। तो मैं ये बताऊं कि नवंबर में 2017 में मैंने राब्ता कमेटी में कहा या तो आमिर खान पार्टी चला लें और मैं घर जाके बैठ जाता हूं, और मैं ये मजबूत एक्सक्यूज दे दूंगा ताकि लोग ये ना समझें कि हमारा कोई इख्तलाफ है। मैं नहीं चाहता कि पार्टी का, और ये पूरा इलेक्शन वो लड़े, 2017 का 18 का इलेक्शन वो लड़े, सेनेट का इलेक्शन भी वो लड़ाएं,
मैं घर बैठ जाता हूँ, या वो घर बैठ जाएं और मैं इलेक्शन लड़ाऊं, ताकि फिर जिम्मेदारी का भी तयन हो कि कोई एक सरबराह फिर जिम्मेदारी उठाए। बहुत सारे सरबराहों से फिर जो है वो पार्टी नहीं चलाई जा सकती। तो ये सारी बातें थी जिसको नहीं माना। राब्ता कमेटी ने मेरे पैर पकड़ लिए, मुझे कहा नहीं आपके बगैर हम नहीं चलेंगे, आप रहें। और आज अगर वही राब्ता कमेटी 2/3 कंवर नवेद को ये इख्तियार दे रही है कि वो फारूक सत्तार की खुलासी कर दे, छुट्टी कर दे, तो मैं उन्हें बताऊं कि फिर इंशाअल्लाह ये कारकुनों की मोबिलाइजेशन इतने शो कॉज नोटिस देगी राब्ता कमेटी को, और इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन अब बनने जा रही है कारकुनों की, जो उनके साथ सुलूक रवा रखा गया सिर्फ मेरे साथ खड़े होने की पादाश में। फारूक साहब, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लड़ाई होगी राब्ता कमेटी के अंदर, उसका असर पूरी MQM के ऊपर पड़ेगा, कराची की सियासत के ऊपर पड़ेगा, क्या कराची के अमन ओमान के ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं जनाब फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब, आपने हाल ही में एक बयान दिया और आपने कहा, जिस तरह आज आपने कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन जो है वो हरवाया गया था या हम हारे गए थे, इसके ऊपर आपने एक बहुत अहम बयान दिया। मैं चाहूंगी कि ज़रा हम अपने व्यूअर्स को वो दिखाएं। इस बात का जायजा लेने की जरूरत है कि हम हारे भी और हमें हराया भी गया। न हारने की वजूहात पर कोई मीटिंग हुई, न हराए जाने की वजूहात जानने के लिए कोई इजलास राब्ता कमेटी का हुआ। फारूक भाई, आपने बताया है कि जितने भी शवाहिद हैं आप लेके जाएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे जो कमीशन बनेगी, मगर अब आप कुछ बताना चाहेंगे? जब आप कहते हैं कि आपको हरवाया गया, तो आपका क्या मकसद है ये बयान देने का? मेरा बड़ा वाज़ेह मकसद है कि इस मरतबा तरीक़े वारदात मुख्तलिफ था। पहले जो तरीका होता था वो पार्टी जो रिगिंग कर सकती थी, या उसके कुछ उम्मीदवार या उसके कुछ कारकुनान, तो उन्हें फ्री हैंड दिया जाता था पोलिंग के दौरान ही, और उसी में रिगिंग होती थी। बैलेट पेपर टेम्पर होता था, बॉक्स उठा के लोग ले जाते थे। लेकिन इस मरतबा काउंटिंग में जो है रिगिंग हुई, धांधली हुई, और काउंटिंग एजेंट निकाल दिए गए सारी पार्टियों के, कैमरे बंद कर दिए गए। ये दो बातें जब नोटिस की गई तो हमने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया, रिटर्निंग ऑफिसर ARO को आगाह किया, और बताया कि अब प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन में अंदर बैठे कमरों में, और उनका अमला और या तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग वहाँ मौजूद हैं जो सुबह से पोलिंग के दौरान भी थे। अब वहां पर किसने गिनती की, ये तो धज्जियां उड़ाएगी ना इलेक्शन रेंजर्स की तहवील में ये सारा कुछ हुआ ना? नहीं, अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो उस वक्त कमरों में थे नहीं थे। पोलिंग के दौरान तो थे, हमारे पास कोई गवाही नहीं है कि लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इतनी जिम्मेदारी तो है कि जब काउंटिंग एजेंट को अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा, कमरों में नहीं बैठने दिया जा रहा, वहां से बाहर निकाल दिया गया, या तो पोलिंग स्टेशन के बाहर निकाल दिया गया, या पोलिंग स्टेशन में लेकिन जहां काउंटिंग हो रही वहां नहीं बैठे हुए, तो उन्होंने क्यों नहीं उन्हें वहां बिठाया? तो ये जिम्मेदारी तो उनकी भी बनेगी। लेकिन ये सारी बातें तय होंगी, इसमें तो कोई कमीशन जो बना है, ये पूरी कमेटी, उसके इख्तियारात इतने होने चाहिए जो कुल जमाती ये पार्लियामान की कमेटी बनी। चले वो तो अब बाद में देखेंगे, मगर फारूक साहब ये बताइए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके जो पुराने कॉलीग हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, वो पाकिस्तान वापस आए इलेक्शन से पहले, 24 घंटे रहे और फिर वापस चले गए। तो वो क्या माजरा था, क्यों वो वापस आए यकदम और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस चले गए? मेरे इल्म में तो ये नहीं है कि वो क्यों आए और क्यों चले गए, लेकिन मुझे लगता ही है कि जो मेरी राब्ता कमेटी के जो साथी हैं उन्होंने कोई कोशिश की कि वो आए, और लेकिन वो कोशिश शायद मुकम्मल नहीं हुई थी और उससे पहले वो आ गए और उन्हें वापस जाना पड़ा। मुझे ये तो अंदाज़ा है कि उनके ऊपर भी कुछ केसेस बनाए गए हैं, और जिसकी वजह से शायद वो नहीं आ रहे थे, और पार्टी ने भी यही फैसला किया था कि वो ना आए। लेकिन उन्होंने एक तो आकर गलती की, और आने के बाद अगर वो चले गए तो और गलती की, बड़ी गलती की।
क्योंकि अगर हम सियासत कर रहे हैं तो फिर हमें केसेस का सामना भी करना चाहिए, या तो आना नहीं चाहिए था, और आ गए थे तो फिर धड़ल्ले के साथ उन केसों का सामना करते, गिरफ्तारी होती तो गिरफ्तारी देते। ये तो नहीं हो सकता कि आप गिरफ्तारी से भी बचें और सियासत भी करना चाहें। तो उन्होंने अपने सियासी करियर को कंप्रोमाइज किया हैदर भाई ने। मैं मुझसे मशवरा करते आने से पहले तो मैं कहता कि आओ। ठीक, आप कह रहे हैं कि केसेस को सामना करना चाहिए, और आप ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त एमक्यूएम की लीडरशिप के खिलाफ हैं। मगर जब हम बाकी एमक्यूएम राब्ता कमेटी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 2002 में फारूक सत्तार साहब ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है, और अब वो कहते हैं कि फिर से शायद आप इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। और वो हवाला देते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक बयान का, जो उन्होंने आपके मुतल्लिक कहा था जब एक पैचअप की कोशिश की जा रही थी। वो मैं जरा सुना दूं अपने व्यूअर्स को। मैं पूरे पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूं कि हां, एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया है, और जब हम पहुंचे हैं तो फारूक सत्तार वहां पर पहले से बैठे हुए थे, उनकी फरमाइश पर हमें बुलाया गया है। और ये 56 घंटे पहले, 60 घंटे पहले नहीं बुलाया गया है। पिछले 8 महीनों से फारूक सत्तार साहब और उनकी 10-10, 11-11 रुकनी टीम फरमाइशी प्रोग्राम करके हमें एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कॉल करके हमें बुलाते हैं। फारूक सत्तार साहब ने आधा झूठ बोला है, सच तो वो बोलते नहीं है, आधा झूठ बोला है। मैं आज पूरा सच बोलता हूं, मैं आज पूरा सच बोलता हूं। भाई हमें बुलवाया है ना, फारूक सत्तार साहब ने तो बुलवाया। जब हम गए तो फारूक सत्तार साहब तो पहले से बैठे हुए थे। पिछले 8 माह से वो इस बात पे, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए इस बात पे हमसे मीटिंग करते हैं बैठकर कि पीएसपी उनके साथ उन पीएसपी उनमें शामिल हो जाए, एमक्यूएम में शामिल हो जाए। फारूक सत्तार साहब, देखें, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के रियासती इदारे उनकी साख का सवाल है, और मैंने कभी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया जिससे कि अगर कोई ऐसा अमल जो उनके यहाँ भी लोग ऐसे हैं जो ऑटो पे चल पड़ते हैं, और उन्होंने कोई अमल किया हो जो सारे इंस्टीट्यूशन का अमल ना हो, और मैं कोई ऐसी बात करूं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैं कोई भी ऐसी बात हो उसे मैं उन इदारों के जो बड़े हैं सरबराह उनके नोटिस में लाऊं। और आपके इल्म में है कि मैंने उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, नवंबर 2017 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुस्तफ़ा कमाल साहब की ना जी, जब उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, मुझ तक हमारे जो मुश्तरका दोस्त थे वो कहते थे कि आपको स्पेस मिलेगी ही नहीं जब तक आप मुस्तफ़ा कमाल से बात नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो अपनी मर्जी के खिलाफ था अगर कहीं पर भी था, अच्छा, और मैंने काफ़ी घंटे वहाँ गुजारे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल तो 3-4 मरतबा आए गए आज़ादी से। तो मैंने मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ बुलवाया या मुस्तफ़ा कमाल ने मुझे वहाँ बुलवाया था, तो ये बात तो वो भी अच्छी तरह जानते हैं और मेरी पार्टी के लोग भी जानते हैं। और अगर वो अलायंस जो हमारे दरमियान बना या बनाया गया वो अगर नेचुरल होता तो 24 घंटे में वो ख़त्म क्यों हो गया? मैंने तो उसे 24 घंटे में उस अलायंस को खत्म कर दिया। आपकी बात, आपकी वजाहत सामने आ गई। फारूक साहब, आप चूंकि एक नेशनल सियासतदान भी हैं और आपकी पार्टी ने, बल्कि आपने हमेशा रोशन ख्याली की बात की, मगर आपके खिलाफ इस वक्त केसेस भी हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपके खिलाफ है, मगर एक लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का भी केस आपके खिलाफ है, हेट स्पीच का केस आपके खिलाफ है। मगर हमने देखा कि किस तरह मुल्क भर के अंदर लबैक पाकिस्तान वालों ने पूरे मुल्क को बंद कर दिया। अभी तक उनके खिलाफ केसेस तो हैं मगर उनको हिरासत में नहीं लिया जा रहा। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि एनआरओ हुआ है मगर मौलवियों के साथ हुआ है। आप कैसे? और तालियां बजाते थे अगर कोई ऐसी बात थी तो वो तालियां बजाने पर और तकरीर सुनने पर हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बने ढेर सारे, और एक ही वक्त में एक ही अमल की वजह से एक साथ कई थानों में केस बन गए, और वो 23 केस एक ही उसके बने, एक ही तकरीर सुनने की, और तालियां बजाई नहीं बजाई पता नहीं, लेकिन इल्ज़ाम तालियां बजाई। अब देखिए, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बात तो सही कही।